अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 12th के न्यूमेरिकल कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने 12.1 और 12.2 का कुछ हिस्सा किया था। जो हिस्सा हमने सॉल्व किया था, सॉल्व नहीं किया, सिर्फ लिख के दिखाया था, फिगर बनाई थी, वो मैंने दोबारा से यहाँ बनाई है, आपको नज़र आ रही है। 12.2 में हमने करना क्या है, कैलकुलेट वेक्टरली वेक्टर्स की मदद से इसमें फाइंड करें इसके ऊपर जो को चार्ज क्यू के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ आ रही है यहाँ पे, वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इसकी फिगर हमने बनाई है। हमारे पास इसकी फिगर है कुछ इस तरह से कि यहाँ पे आपको चार्ज क्यों नज़र आ रहा है, 4 माइक्रोकूलम है। ये सारी चीज़ें गिवन हैं, सिर्फ उनको मैंने नाम दिए हैं। इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, जो मैंने अपनी तरफ से दिया सिर्फ इन दोनों को नाम दिया। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन थी। या पॉइंट को A B C D, जिसमें मैंने तीन नाम दे दिए। बाकी सारी चीज़ें गिवन है। ये 1 मीटर है, ये 1.6 मीटर है, ये 0.6 मीटर, ये 1 मीटर, ये 0.8 मीटर है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम। अगर इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, पहले वो कैलकुलेट कर लें, फिर थीटा कैलकुलेट कर लें। ये जो क्यू है, ये एक थीटा एंगल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल के साथ फोर्स लगा रहा है। यहाँ भी एक थीटा एंगल के साथ फोर्स लग रही है। ठीक है, इसकी जो फोर्स वाली लाइंस जो हैं वो क्या एंगल बना रही हैं, वो थीटा एंगल। दोनों एंगल क्या हैं, क्योंकि ये 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, 0.811 मीटर, तो ये दोनों एक दूसरे की वो कैसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। एक जैसी ट्राइंगल है, अगर इसको डिवाइड किया तो ये और ये, इसका थीटा और इसका थीटा दोनों बराबर होंगे, तो हम एक ही कैलकुलेशन में इसका थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थीटा पहले, सबसे पहले फोर्स ड्यू टू, यहाँ ये जो फोर्स लगा रहा है इसको F1 का नाम दिया है, और ये Q2 फोर्स लगा रहा है इसको F2 का नाम दिया है। देखिए F1 में क्या चीज़ें होती हैं आपके पास, वन फोर्स के अंदर क्या होता है, 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R²। R1 है, इधर भी 1 है, Q की वैल्यू Q2, ये Q1 इंटू क्यू कर लें। ठीक है, क्योंकि इसके इन दोनों के दरमियान करें तो Q जो है वो, और F2 का फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू क्यू ओवर R²। अब इसकी वैल्यू ज़रा पुट करें, यहाँ पे आपके पास 9 × 10⁹ आ जाएगा। 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, मतलब वैल्यूज़ इसकी Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, दोनों 0.1 माइक्रोकूलम। मुझे सिर्फ साइन का डिफरेंस है, माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो इस साइन को निगलेक्ट करके हम इसकी फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, आर रेडियस या डिस्टेंस सेम है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से सेम है। तो जो F1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी वही F2 की वैल्यू होगी, या जो F2 की वैल्यू होगी वही F1 की वैल्यू होगी। तो हम ए को कैलकुलेट कर लेते हैं, वही F2 की भी वैल्यू होगी। F1 9 × 10⁹ इंटू Q1 आपके पास है 1 माइक्रोकूल, 1 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻4, 1.0 कर लो, 1.0 10⁻⁻6 कर लो, -4 नहीं, वही भी, और Q है आपके पास 4.0 इंटू 10⁻⁻6 ओवर R है 1 मीटर, उसका स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे 9 × 9 = 36, ज़रब 10 की पावर 9 जमा 10-6 जमा -6, 10 सेम है। जिस तरह x की वैल्यूज हमें x1 प्लस जो x की पावर्स होती हैं उनको ऐड करते हैं, ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी ओवर 1। तो ये 9×4 = 36 सिंपल आ गया। 36 ज़रब -6 जमा 9, तो आपके पास मनफी बटे के नीचे एक का फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मिटा दिया, -3 बच जाएगा। -3 के -2, -12, हाँ -3 बचता है। इसको पॉइंट को इसने और मूव करवा दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया, ×10⁻² न्यूटन। इस तरफ गया तो +1 कर दिया हमने, तो -3 + 1 -2 न्यूटन। ये F1 की भी यही वैल्यू है और F2 की भी यही वैल्यू है। इसको हम कैलकुलेशन कर लिया, इसको नोट कर लें, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू, क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल होंगी।
F1 की वैल्यू, अब हमारे ये भी सोल्यूशन कर लिया हमने, F1 की वैल्यू साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे। F1 की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻² न्यूटन, और F2 की वैल्यू भी 3.6 इंटू 10⁻² न्यूटन ही है। ठीक है, ये अब दोनों की वैल्यू ये आ गई है, ये भी अब नोन फैक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, जो मैं गिवन वैल्यूज हैं समझ लिया वही बन गई है। अब हमने नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट काम क्या करना है कि ये Q पॉजिटिव है, ये Q नेगेटिव है, और ये किस एंगल के साथ फोर्स लगा रहा है, ये किस एंगल के साथ फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स किस तरह से लगेगी। वेक्टर्स में यही करते हैं ना, इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट होगा, इसको जो फोर्स लग रही है इसका एक एक्स कंपोनेंट है, और एक वाई कंपोनेंट। क्योंकि फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, इसका एक एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, इसका एक वाई कंपोनेंट एफ वाई, इसका भी ये एफ है, ये F2 है, ये F1 है, इसका भी एक फंक्शन एफ एक्स है और एक इसका एफ वाई है। तो दो फोर्सेस, दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करूँ, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं ना, इस इनका कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। तो दो फैक्टर्स जब ऐड करते हैं तो उसको पीछे हमने पढ़ा था एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वैल्यूज विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से हम इसको भी इसके जो क्या है एफ एक्स, और ये F1y है, F1x है, ये F2y है, F2x है। तो इसके पहले हम एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट कर लेंगे, उससे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट इसका बनेगा वो क्या होगा, F1x प्लस F2x, ये रिजल्टेंट ऑफ x है, और ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है F1y प्लस F2y से निकलेंगे। अब F1x और F2x को कैसे निकालेंगे, ये फोर्स जो है एक एंगल थीटा के साथ फोर्स लगा रही है, तो थीटा इसके अंदर इंक्लूड होगा। पहले सबसे पहले हमने थीटा फाइंड करना। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक ट्रायंगल को इस्तेमाल कर ले, चाहे इसको इस्तेमाल कर ले ACD को या BCD को। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, तो tan थीटा लगा लेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू लगा दो, थीटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 0.8 और बेस की वैल्यू क्या है 0.6। इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास थीटा आता है 53 डिग्रीज। ठीक है, ये आगे कैलकुलेटर का काम है, आप लोगों ने कर लेना। थीटा आ गया 53 डिग्रीज, ये भी हमारी नॉन चीज़ों में आ गया, इसको भी साइड पे लिख लेते हैं। अब ये थीटा इस्तेमाल होगा एफ एक्स और एफ वाई की कैलकुलेशन के अंदर। हमें पता है कि हमारे पास अगर फोर्स F1 है, तो अगर फोर्स F1 है तो उसका F1x क्या बनेगा, F1 cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या बनेगा F1 sin थीटा। ठीक है, इसी तरह F2 है तो F2 cos थीटा और F2 sin थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास पिछले केस की तरह आपके पास F1 और F2 की वैल्यू दोनों की सेम है, तो F1x और F2x इक्वल आएंगे। ऐसे F1x इक्वल्स टू F2x, दोनों सेम ही होंगे क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, फोर्स की वैल्यू सेम है, तो cos थीटा भी दोनों का सेम है, ये भी 53 डिग्री, ये भी 53 डिग्री। तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा F1 F2 वैल्यू मैं लगा देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। क्या वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻², और cos थीटा cos ऑफ 53 डिग्री। ठीक है, ये नोन वैल्यूज हैं, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये हम जो कैलकुलेट करते जाएंगे इस साइड पर लिखते जाएंगे। ठीक है, अब ये cos 53 की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 0.2167 न्यूटन। ये F1 की भी वैल्यू, F1x की वैल्यू भी यही है, और F2x की वैल्यू भी यही है। इसी तरह हम F1y और F2y ये भी दोनों बराबर होंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 3.6 इंटू 10⁻²
साइन थीटा होता है, साइन 53 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी F1y की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0287 न्यूटन। और F2y की वैल्यू हमारे पास आएगी -0.0287। अच्छा, अब इसमें साइन का डिफरेंस क्यों आया? ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन और है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन और है। जैसे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है, इसके जो फोर्स की लाइंस हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं। तो इसकी वजह से इसकी फिगर जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। एफ एक्स इसका भी वही होगा, लेकिन एफ वाई इसका ऑपोजिट साइड में होगा, इस तरफ। इस वजह एफ वन वाई और एफ टू वाई आपस में दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इस वजह से एफ टू वाई की वैल्यू नेगेटिव में आएगी और एफ वन वाई की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अब ये आपके पास एफ एक्स, एफ वन एफ एक्स और एफ टू एक्स की वैल्यू है, एफ वन वाई और एफ टू वाई की वैल्यू है। अब आप इसके रिजल्टेंट फोर्स जो है एफ, जिसको हमने नाम दिया है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, उसका एफ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एफ एक्स क्या होगा, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। जैसे यहाँ पे मैंने इसको आर एक्स का नाम दिया, हम एफ एक्स कह देंगे। रिजल्टेंट ये जनरल के लिए किया था, हम एफ एक्स कह देंगे। इसको मिटा लेते हैं अब यहाँ से, ये डिटेल आपने देख लिया। तो आपके पास एफ एक्स कितनी आ जाएगी, 0.2167 प्लस 0.2167। तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.021 आती है। यहाँ जिस तरह यहाँ पर ज़ीरो आता है ना, यहाँ भी 0.0 आता है, पॉइंट के बाद ज़ीरो आता है। तो दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.04334 न्यूटन। एफ एक्स आ गया। इसी तरह एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। एफ वाई में आपके पास 0.0287 प्लस -0.0287, तो आपके पास एफ वाई आ जाएगा 0। दैट मीन्स कि वाई कंपोनेंट का कोई असर नहीं हो रहा, सिर्फ इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो एफ के ऊपर असर डाल रहा है। तो टोटल फोर्स आपके पास क्या होगी, इसको अगर हम इस तरह लिखें, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, जो वेक्टर लिखने का तरीका है। तो फोर्स का वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 0.04334 प्लस जे आई प्लस 0 जे। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाएगी एफ वेक्टर फॉर्म में 0.04334 आई न्यूटन। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। हमने इसका फोर्स निकालनी थी, हमने निकाल दी कि इसके ऊपर जो फोर्स एफ लग रही है वो 0.443 न्यूटन और आई की फॉर्म, मतलब ये लग रही है किस तरफ, टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस। अच्छा, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, ये ज़रा लंबा न्यूमेरिकल था इसलिए दो पोर्शंस में हुआ है, और इसका भी इसने टाइम तकरीबन पूरा कर दिया। लेकिन हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे, सिर्फ इस पे नहीं रहेंगे। 12.3 करते हैं। 12.3 सॉल्व करेंगे। पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो उसकी वैल्यू इसने दी हुई है -8.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। क्यू जो है आपके पास -8 है, और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2। तो आपने 2 मीटर दूर, जो आर डिस्टेंस है उसका 2 मीटर दूर है, उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ओरिजिन ऑन दी जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस मतलब उसने कहा जेड एक्सिस पे जाके आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो जो जेड एक्सिस पे होगा उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर के आ जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है, हमने उसको उसकी फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना। तो फार्मूला वही लगेगा। ई का फार्मूला क्या होता है, एफ का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 और आर स्क्वायर होता है। इसमें हमने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ठीक है, चाहे चार्ज हो या ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इस वजह से जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ उसकी वैल्यू आती है। जो उसके अंदर टेस्ट चार्ज हम लेके आए थे वो हमने ख़त्म कर दी। ये सारी कैलकुलेशन की बातें कर रहा हूँ जो मैंने उसकी डेरिवेशन की थी। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू आपके पास है -8.0 × 10⁻⁸ और आर आपके पास 2 है, उसका स्केयर आ जाएगा 9 और 8 -36, 4 8 9 72 आता है, -72। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हम साइन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन में साइन नहीं यूज़ करते, तो 72 आएगा। और साथ 10⁻⁹ है और यहाँ पे +-8 हो जाएगा। 10 दोनों सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी /4। ये 4 इसके साथ कट जाएगा, 4 1 4 4 1 4 4 8 32, तो 18 आ जाएगा। ज़रब 10⁻⁹ में से 8 निकालो तो 18 ज़रब 10⁻⁴, तो मैं इशारे को इधर ले जाऊँ तो 1 पॉइंट, मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻², न्यूटन पर कूलम। और ये किस डायरेक्शन में है, अगर इसकी मैं वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो ये क्या है, जेड एक्सिस में बताने की ज़रूरत है इस वजह से कि हम इसको साथ इसका यूनिट भी लिखें। इसका जो यूनिट वेक्टर है के होता है ना, आई जे के जो होता है जेड के लिए होता है, तो ये मेरे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड थी, अब ये के लगा दिया तो मतलब पता चल रहा है कि ये अब जेड एक्सिस में है, तो इसके ये बता दिया। 10.3 भी सॉल्व हो गया, सो 12.3। और अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन चलें एक न्यूमेरिकल और करने की कोशिश करते हैं। ये भी आपके पास डिटर्मिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट r = 4i + 3j caused by a point charge q placed at origin। आपने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास ओरिजिन पे पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है और ये 12.4 है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और चार्ज की वैल्यू है आपके पास 5.0 × 10⁻⁻6 कूलम, जिसे माइक्रो कूलम कह लें, तो उसने सीधा उसके 10 पावर में दे दिया। और आर आपके पास है 4i + 3j। तो फार्मूले के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये जो r है ये इसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो पहले हमें मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, इसके ऊपर r = 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से 16 + 9 25 का अंडर रूट आ जाएगा। r = आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 पुट करें, यहाँ पे 9 × 10⁻9 आएगा। q की वैल्यू 5.0 × 10⁻6 है, ओवर r का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा। ये 5 इस 5 के साथ कट जाएगा, 9/5 ज़रब 10⁻9 पहले से और ये -6, तो 9/5 ज़रब 10⁻3, 9/5 ज़रब 10⁻3, ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये थी इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसके साथ हमने यूनिट वेक्टर लगाना है। इसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन होती है हमारे पास। यूनिट वेक्टर अगर मैं आर कहूँ, क्योंकि ये आर ही है, आर कहूँ तो इसकी डायरेक्शन होगी आर की मैग्नीट्यूड, आर की वेक्टर फॉर्म जो यहाँ पे दी हुई है 4i + 3j ओवर आर की मैग्नीट्यूड। यही होता है ना, मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4i +
3j/5। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। अब इस यूनिट वेक्टर को ई के साथ लिख दें, 9/5 × 10⁻³ × 4i + 3j/5। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास नीचे 25 आता है, ऊपर 4 9 36 और 9 3 27। तो ये आपके पास आ जाएगा डिवीजन वगैरह करके 1440i। ये मैं नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि अभी टाइम कम है, ये आप लोग कैलकुलेशंस खुद कर लीजिएगा। सिर्फ इसका मैं आंसर टोटल जो हमारे पास आएगा, ये ई की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है, मेरे ख्याल से 20 मिनट से ऊपर चला गया। अच्छा, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।